नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जर्मनी में नाजीवाद। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल उभरा और सत्तारूढ़ हुआ। इस दल की विचारधारा को नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। फासिज्म की तरह इसे भी सर्वाधिकारवाद या सर्वसत्तावाद के रूप में पहचाना जा सकता है। सरकार द्वारा समस्त मानवीय गतिविधियों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में रखने की अवधारणा सर्वसत्तावाद कहलाती है। राज्य और राज्य के प्रतीक स्वरूप अधिनायक को सर्वोच्च और परम समझकर उसका अन्य समर्थन व अनुकरण करना तथा अपना सर्वस्व निश्चयन करने को तत्पर रहना इसका सारांश है। और शासन सत्ता के समस्त सूत्रों की भागदौड़ नेता के हाथ में होना, दल में सैनिक अनुशासन और पदक्रम का निर्वहन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अंकुश और देशभक्ति और युद्ध का उन्माद पैदा करना तथा आतंक का सहारा लेना इस दल और उसकी विचारधाराएं की विशेषताएं कही जा सकती है। नाजी दल, जिसका मूल नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल था, का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। इसका जन्म ऑस्ट्रिया और बवेरिया की सीमा पर इन नदी के किनारे ब्रोनी नामक गांव के एक मोची के परिवार में हुआ था और 20 अप्रैल 1889 में इसका जन्म हुआ। प्रथम महायुद्ध में उसके भाग्य की दिशा बदल दी। वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया और उसकी वीरता के कारण उसे प्रथम वर्ग का लौह पदक आयरन क्रॉस प्रदान किया गया। इस युद्ध में वो बुरी तरह से घायल भी हो गया। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और उसे मित्र राष्ट्रों द्वारा आरोपित वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे संपूर्ण जर्मनी में संधि के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया। इस समय जो हिटलर था वह म्यूनिक नगर में था। उसने जर्मन मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली और वो कभी कभी साम्यवादी दल की सभाओं में जासूसी का काम भी करता था। 1920 में हिटलर ने अपने कुछ सैनिक लोगों की सहायता से जर्मन मजदूर संघ का कायाकल्प कर दिया। अब इसका नया नाम रखा गया राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में नाजी दल कहा जाता था। इस दल का 25 सूत्री कार्यक्रम भी घोषित किया गया। वो निम्न था: वर्साई की संधि को अस्वीकार करना, जर्मनी से छीने गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना, जर्मन सैन्य शक्ति का विकास करना, जर्मनकरण को पूरा करना तथा विदेशी हस्तक्षेप को रोकना, समाजवादियों और साम्यवादियों का दमन करना, भ्रष्टाचार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त करना। दल के कार्यक्रम तथा उसकी गतिविधियों का प्रसार करने की दृष्टि से इस दल का समाचार पत्र भी निकाला गया। म्यूनिक को दल का मुख्य कार्यालय बनाया गया। 1921 में दल की स्वयंसेवक टुकड़ी का गठन किया गया, जिसके सदस्य भूरी कुर्ती पहनते थे, दाहिने भुज पर स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता था और अपने नेता का हेल हिटलर कहकर अभिवादन करते थे। इन टुकड़ियों का काम नाजी दल की सभाओं की सुरक्षा करना तथा अन्य दलों की सभाओं में अव्यवस्था पैदा करके उन्हें भंग करना था। इस समय तक हिटलर ने अपनी वक्तव्य कला को काफी विकसित कर लिया था और वो घंटे भाषण दिया करता था। 1923 में फ्रांस द्वारा रूर प्रदेश पर अधिकार जमा लेने से जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था को काफी धक्का लगा और चारों तरफ असंतोष तथा अव्यवस्था का दौर चल पड़ा। हिटलर और उसके मित्र लुडेनडोर्फ ने मौजूदा परिस्थिति का लाभ उठाकर जर्मन सरकार का एकाएक तख्ता पलटने का प्रयास किया। यद्यपि उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया, परंतु उसने जिस नाटकीय के साथ प्रयास किया उसके फलस्वरूप बहुत से जर्मन लोग उसे पहचान गए। मदिरालय का विप्लव नामक देकर इस विद्रोह को कुचल दिया गया। उसको हिटलर को 5 वर्ष की कैद की सजा भी मिली और वो अपने जेल में उसने मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष नामक बुक भी लिखी। 1923 से 1929 की अवधि में नाजी दल ने अपना संपूर्ण ध्यान दल को संगठित करने की तरफ केंद्रित किया और 1925 में दल के प्रमुख नेता फ्यूरर के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखने वाली सैनिक टुकड़ियां गठित की गई, जिसे एसएस या काली कुर्ती वाले कहा जाता है। 1928 के बाद नाजी दल का उत्तरोत्तर विकास होता गया। उसकी सदस्य संख्या तेजी से बढ़ने लगी। चूंकि आर्थिक अव्यवस्था का सबसे अधिक घातक परिणाम मध्यम श्रेणी के लोगों को भुगतना पड़ा था, अतः इस श्रेणी के लोगों ने नाजी दल को पूरा समर्थन दिया। 1930 के चुनाव में नाजी दल को आश्चर्यजनक सफलता मिली। उसे 107 स्थान प्राप्त हुए। फिर भी हिटलर का उत्थान इतना आकस्मिक रहा कि उस युग के अनुभवी राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों एवं पत्रकारों की धारणाएं असत्य सिद्ध हुई। 1932 के मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 3 उम्मीदवार मैदान में थे: मौजूदा राष्ट्रपति हिडेनबर्ग, नाजी दल का संस्थापक हिटलर और साम्यवादी नेता थोलमेन। हिडेनबर्ग विजय हुआ, परंतु हिटलर को उसके मुकाबले में 87 वोट अर्थात कुल 1 करोड़ 34 लाख वोट मिले। ये हिटलर उसके दल की बढ़ती हुई
लोकप्रियता का परिणाम था। जुलाई 1932 में लोकसभा के चुनाव में नाजी दल को 230 स्थान मिले, परंतु उसके बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो गया और नवंबर 1932 के चुनाव में नाजी दल को केवल 196 स्थान ही मिल पाए, अर्थात 3-4 महीनों में भी उसके प्रभाव में कमी आ गई। ऐसी स्थिति में किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि हिटलर सत्तारूढ़ हो जाएगा, परंतु उसका भाग्य प्रबल था। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने तत्कालीन चांसलर स्लीचर को पदच्युत करके हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार लंबे संघर्ष के बाद हिटलर सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा और यह सब कुछ वेद उपायों से प्राप्त किया गया। सत्ता का शुद्धिकरण। उससे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जर्मनी में नाजीवाद को बढ़ावा मिला। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नाजीवाद के अभ्युदय के कारणों पे। नाजी दल के अभ्युदय के कारणों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्साई संधि द्वारा उपेक्षा। वर्साई की संधि में जर्मनी को मित्र राष्ट्रों द्वारा वैश्विक धरातल पर तिरस्कार का सामना करना पड़ा। इस संधि से पारंपरिक गौरव व स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी तथा इस अपमान को वे भुला नहीं पाए थे। तत्कालीन जर्मनी को एक ऐसे शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता थी जो उसके खोए हुए वैभव को पुनः लौटा सके। वर्साई की संधि का जर्मनी में बहुत अधिक दुष्प्रभाव हुआ, जिसके फलस्वरूप जर्मनी का आर्थिक ढांचा बिखर गया। इस आर्थिक संकट ने वहां के लगभग 60 लाख लोगों को बेरोजगार बना दिया और वहां भयावह भूखमरी और निर्धनता चारों ओर नजर आने लगी। कृषक भारी कर्ज के नीचे दबने लगे। हिटलर ने इस अवसर का लाभ उठाया और जनता में यह प्रचारित किया कि इस बदतर हालत की जिम्मेदार जर्मनी की तत्कालीन अशक्त प्रजातांत्रिक सरकार है। हिटलर ने वहां की जनता का, किसानों का कर्ज माफ करके बेरोजगार जनता को रोजगार दिलवाने तथा युद्ध हर जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आश्वस्त कर दिया। इससे वह जल्द ही जनता के बीच में लोकप्रिय हो गया। जर्मनी की अत्यंत निराश जनता को हिटलर के नेतृत्व में एक आशा की किरण नजर आने लगी। धीरे धीरे जनमत का झुकाव हिटलर की ओर होने लगा। वाइमर गणतंत्र की असफलता। वाइमर गणतंत्र का उदय जर्मनी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हुआ। प्रारंभ में ही इस गणतंत्र को वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें उसने लगभग अपना सब कुछ खो दिया था। जर्मनी के जनतांत्रिक संविधान में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। इस कारण वहां अनेक दलों का निर्माण हो गया था, जिससे जर्मनी में कुशल सरकार स्थापित नहीं हो सकी। इसके कारण जनता में वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष था। अधिनायकवाद की ओर उसका विश्वास और प्रबल हो गया। इस स्थिति का लाभ हिटलर को मिला, जो कि वहां का एक अधिनायकवादी शासन की स्थापना करना चाहता था। जनतांत्रिक प्रणाली से मोहभंग। नाजी दल के अस्तित्व में आने का यह भी एक मुख्य कारण था कि वहां की जनता का जनतांत्रिक प्रणाली में मोहभंग हो गया था। सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही थी उससे वहां की जनता संतुष्ट नहीं थी। इस प्रणाली में उसे अनुशासन का वातावरण दिखाई नहीं देता था। उसे लगने लगा था कि यह सरकार सिर्फ बातें ही कर सकती है, काम नहीं कर सकती। इस कारण जर्मनी की जनता इस सरकार से असंतुष्ट थी। जनता को वर्साई संधि के बाद एक ऐसे शासक की आशंका थी जो कि उसे एक दयनीय दशा से मुक्त कर सके। जर्मनी जनता को लगने लगा कि हिटलर उनकी इन अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है, इसलिए उसने हिटलर को समर्थन दिया। साम्यवाद का खौफ। हिटलर को अपने लक्ष्य में साम्यवाद की सबसे बड़ी रुकावट नजर आ रहा था। साम्यवाद ने रूस में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था तथा उसने जर्मनी भी अछूता नहीं रहा था। हिटलर जानता था कि साम्यवादियों को वहां की जनता के समर्थन के द्वारा ही रोका जा सकता है, इसलिए उसने साम्यवादियों के विरोध में वहां की जनता के मन में डर की भावनाओं को जन्म दिया। उसने अपने समक्ष स्पष्ट किया कि साम्यवाद का अंतर्राष्ट्रीयवाद जर्मनी के राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साम्यवादी शक्तिशाली होकर जर्मनी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। हिटलर की इन सब बातों ने वहां की जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। यहूदी विरोधी भावना। जर्मन जनता यहूदियों के प्रति घृणा की भावना रखती थी। वे यहूदी बड़े बड़े उद्योग धंधों व व्यापारियों में अपना प्रमुख स्थान रखते थे। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का जिम्मेदार भी यहूदियों को ही ठहराया। उसने जर्मन जनता को आश्वासन दिया कि जर्मन जनता पर यहूदियों के ऋणों को वो माफ कर देगा और यहूदियों को देश से बाहर खदेड़ देगा। हिटलर के प्रभावशाली कार्यक्रम। हिटलर जर्मन जनता के मन में अपने प्रति विश्वास जगाकर ही जर्मनी में नाजीवाद को स्थापित कर सकता था। इसलिए वहां की जनता की आकांक्षाओं, मनोभावों, विचारों तथा स्थानीय संस्कृति आदि के अनुसार ही कार्य करता था। उसके इन सभी कार्यक्रमों से जनता बहुत अधिक प्रभावित थी। जर्मनी जनता के विचारों को उसने सच में बदलने का संकल्प लिया था। वह जनता के इन विचारों को और गहरा करते हुए लोकतंत्र की निंदा करता था। वह शक्ति के शासन को प्रबल बनाता था। वहां की जनता वीर नायकों की तरह हिटलर को मानने लगी थी। जर्मन नवयुवकों, सैनिकों तथा राज्य कर्मचारियों का साथ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी की दशा इतनी शोचनीय हो गई थी कि वहां के नवयुवकों को रोजगार नहीं मिल रहा था। इसलिए वे हिटलर के नाजीवाद के कार्यक्रम की ओर आकृष्ट हुए। वर्साई संधि में जर्मनी का जो निःशस्त्रीकरण कर दिया गया, हिटलर ने उसका विरोध किया, इसलिए वहां के सैनिक भी उसका साथ देने के लिए उत्साहित थे।
वहाँ के राज कर्मचारी जनतांत्रिक जो पद्धति थी उससे असंतुष्ट थे, इसलिए हिटलर को वहाँ के नवयुवकों, सैनिकों तथा राज कर्मचारियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जर्मनी की पारंपरिक विचारधारा जर्मनी की पारंपरिक राजनीतिक विचारधारा। जर्मनी के इतिहास का प्रारंभ राष्ट्रीय नायक से ही हुआ था। वहाँ की जनता अनुशासन प्रिय थी, वहाँ की पारंपरिक राजनीतिक अधिनायकवादी थी, वह शक्ति के शासन में विश्वास करती थी। यह सब कुछ जर्मनी की जनता को हिटलर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। नाजीवाद के उत्कर्ष के परिणामों पे हम चर्चा करें तो जर्मनी में नाजीवाद के उत्कर्ष के परिणाम गंभीर हुए, जो आगे जाके द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आए। सबसे पहले हम बात करेंगे एकता समझौता। जर्मनी में हिटलर के अभ्युदय के पश्चात प्रथम हलचल उसके 3 प्रमुख नजदीकी लघु मैत्री संघ के राष्ट्रों के रूप में हुई, जो कि चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, रोमानिया थे। इन देशों ने हिटलर के भय से जिनोवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेते वक्त एकता समझौता किया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया जाए, जिसमें अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विचार संगोष्ठी कर सके, क्योंकि जर्मनी इन राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव रखता था। हंगरी का सहयोग। हंगरी का तत्कालीन प्रधानमंत्री गोम्सवस भी राज्यवाद के प्रति सहानुभूति रखता था। हंगरी भी वर्साई संधि द्वारा उपेक्षित थे और लघु मैत्री संघ के राष्ट्रों से नफरत करता था। इस कारण इन दोनों राष्ट्रों की विचारधारा एक दूसरे से मिलती जुलती थी। इसलिए हंगरी जर्मनी एक दूसरे को अपना मित्र समझने लगे और जर्मनी को यह विश्वास हो गया कि अब यदि विश्व युद्ध हुआ तो उसे हंगरी का सहयोग मिलना संभव है। जर्मनी पोलैंड समझौता। हिटलर के नाजीवाद के जर्मनी में सफल होने के पश्चात पोलैंड को यह भय सताने लगा कि जर्मनी उस पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों द्वारा उसे जर्मनी का बहुत अधिक क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसे डर था कि हिटलर पोलिश गलियारे को समाप्त न कर दे। इस कारण उसने जर्मनी से मैत्री करने में ही अपना लाभ समझा। जर्मनी भी अपने आसपास के राष्ट्रों को मित्र बनाने के लिए तलाश कर रहा था। इस कारण जनवरी 1934 को दोनों देशों में एक समझौता हो गया। अगली जो है इटली। सोवियत रूस में क्रांतिकारी परिवर्तन। रूस एक साम्यवादी राष्ट्र था। जर्मनी में साम्यवाद के विरोध में एक ऐसी संस्था अस्तित्व में आई जो कि अधिनायकवादी थी। इस कारण रूस को अपनी असुरक्षा का भय सताने लगा। इस कारण उसने राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली और अपनी विदेश नीति को सुदृढ़ करते हुए अमेरिका तथा फ्रांस से मित्रता करके चेकोस्लोवाकिया के साथ सुरक्षा संधि स्थापित की। इटली व फ्रांस में मैत्री। जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के कारण फ्रांस को अपनी सुरक्षा का भय सताने लगा। उसने चेकोस्लोवाकिया, इटली व रूस से मित्रता कर ली। उसने इटली व फ्रांस की मित्रता मुख्य थी, जो कि लेवाल मुसोलिनी समझौता जनवरी 1935 से प्रारंभ हुई। इस मैत्री ने चारों ओर हलचल उत्पन्न कर दी, किंतु अपने स्वार्थों में अंतर होने के कारण इन दोनों राष्ट्रों की मैत्री अधिक लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकी। ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। हिटलर साम्यवादियों का विरोधी था, इसलिए अमेरिका व ब्रिटेन को इसमें सोवियत रूस के विरुद्ध अपने उद्देश्यों की प्राप्ति प्रतीत हो रही थी। इस कारण उसने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यूरोपीय राष्ट्रों में असुरक्षा का भय। जर्मनी में हिटलर के नाजी दल के उत्कर्ष के साथ ही संपूर्ण यूरोप में असुरक्षा का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। छोटे छोटे राज्य ही नहीं अपितु महाशक्तियां भी हिटलर से भयभीत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण। हिटलर के आक्रामक व्यक्तित्व के कारण लगभग संपूर्ण यूरोप भयभीत था और आगामी युद्ध का विध्वंस स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। पड़ोसी राष्ट्रों में होने वाली जर्मन जातियों का जर्मनी में एकीकरण। हिटलर ने ऑस्ट्रिया, डेजिंग, स्विट्जरलैंड, चेकोस्लोवाकिया और बाल्टिक राज्यों में रहने वाली जर्मन जातियों को दूसरे राष्ट्रों की क्षमता से मुक्त कराकर उनका जर्मनी में एकीकरण कर दिया, जबकि वर्साई की संधि में जर्मनी को एकीकरण से कई प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्साई की संधि का अंत शस्त्रीकरण का प्रारंभ। वर्साई संधि जर्मन जनता के लिए घोर अपमानित करने वाली थी, इसलिए हिटलर ने वर्साई की संधि की सभी शर्तों को रद्द कर दिया और उसने राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित निशस्त्रीकरण सम्मेलन में जाकर यह स्पष्ट कर दिया कि सभी राष्ट्रों को समानता दी जानी चाहिए। इसलिए 14 अक्टूबर 1933 को निशस्त्रीकरण का बहिष्कार करके उसने राष्ट्र संघ की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जर्मनी में शस्त्रीकरण की कार्रवाई को उसने शुरू कर दिया। रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी।
हिटलर मुसोलिनी को अपना मित्र बनाना चाहता था और ये भी संभव था क्योंकि जर्मनी व इटली की विचारधाराएं एवं हित समान थे। आरंभ में दोनों में मित्रता नहीं थी, किंतु अबिसिनिया कांड के कारण राष्ट्र संघ में इटली के विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस व रूस आ गए, जिसके कारण राष्ट्र संघ ने इटली पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए। इटली ने जर्मनी से मित्रता कर ली। हिटलर यही आकांक्षा रखता था, इसलिए उसने मुसोलिनी को हर संभव मदद की और उसने अबिसिनिया युद्ध में इटली को विजयी बनाकर उसके लिए अपने प्रति विश्वास को स्पष्ट कर दिया। इटली से मित्रता करने के उपरांत उसने जापान से मित्रता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उस समय रूस, जर्मनी और जापान दोनों के साम्राज्य के विस्तार में बाधक था, इसलिए दोनों देशों ने 21 नवंबर 1936 को एंटी कॉमेंटन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों ने रूस के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक समझौता नहीं करने के लिए आश्वस्त किया। और 6 नवंबर 1933 को इसके अंदर 6 नवंबर 1937 को इटली ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। पोलैंड पर आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। वर्साई की संधि में जर्मनी का बहुत सा भूभाग पोलैंड को दे दिया गया था। जर्मनी अपने इस अपमान को नहीं भूल पाया था, किंतु कुछ कारणवश उसे 1934 ईस्वी में पोलैंड के साथ 10 वर्ष तक अनाक्रमण संधि करनी पड़ी थी। फिर भी पोलैंड इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि जर्मनी उस पर आक्रमण करेगा। उसकी यह आशंका जो थी वो शंका थी सत्य में परिणत हो गई और जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार हिटलर ने अपनी विदेश नीति के द्वारा संपूर्ण संसार को द्वितीय महायुद्ध की ओर धकेल दिया, परंतु इसके लिए केवल हिटलर को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। द्वितीय महायुद्ध का दायित्व मित्र राष्ट्रों पर भी है। उन्होंने शुरू में युद्ध को टालने की इच्छा से तानाशाहों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। साम्यवादी रूस के प्रभाव को रोकने के लिए वर्साई व्यवस्था के विरुद्ध छोटे छोटे राष्ट्रों को तानाशाहों की स्वार्थ वेदी पर अर्पित कर दिया। यदि तानाशाहों का सही समय पर उपचार कर दिया गया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध की अनुभव नहीं आती। अगली वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।